नमस्कार साथियों, उद्भव क्लासेज नौखा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और दोस्तों ऐसा है, हमारा जो बिंदु चल रहा था उस बिंदु का नाम था हिंदी व्याकरण, और उससे संबंधित आज का हमारा जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है क्रिया। दोस्तों ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का बिंदु है, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में हर एग्जाम में सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आज आपको ध्यान लगा करके अपने को ये क्रिया से संबंधित जो भी इसमें इंपॉर्टेंट जो भी चीज है उसको ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों ध्यान देना, ये जो क्रिया है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब्स और हिंदी में कहा जाता है क्रिया। दोस्तों ध्यान देना, अपनी मूल भाषा, जहां मूल भाषा का नाम आ जाए वहां आपको समझना है मूल भाषा नाम लेते समझना की बात हो रही है संस्कृत की। मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, अपनी मूल भाषा संस्कृत में क्रिया को क्या कहा जाता है? धातु। मूल भाषा में क्रिया को क्या कहा जाता है? धातु कहते हैं। मूल भाषा संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय जोड़ते हैं, जब हम किसी भी धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है क्रिया। जैसे मैंने धातु के अंदर ही जोड़ दिया ना प्रत्यय, तो क्या बन गया? धातु ना। तो इसको अपन क्या मानते हैं? क्रिया। जैसे अपनी मूल भाषा संस्कृत में धातु होता है, कौन सा धातु होता है? पठ। तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में कहते हैं पठ कहते हैं, और इसमें जोड़ देंगे प्रत्यय ना, तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। ठीक है, मूल भाषा संस्कृत में प्रत्यय होता है, अपना धातु होता है लिख। अगर उसमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाएगा लिखना। ठीक है, और जैसे मूल भाषा संस्कृत में अपना धातु होता है, जैसे होता है वद, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बोलना। क्या कहते हैं? बोलना। तो जब हम इस बोल में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? बोलना। तो ये जो पीछे आ रहा है ना आ रहा है ना, यही क्या होती है? क्रिया होती है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जिसके पीछे ना आ रहा है वो मूल भाषा संस्कृत के धातु से बना हो, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, वो मूल भाषा आने की संस्कृत के धातु से बना हो और उसमें ना प्रत्यय आ रहा हो, तो वो क्या होती है? उसको कहते हैं अपने हिंदी में क्रिया। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि क्रिया की डेफिनेशन क्या है। ध्यान देना कि जिस शब्द से किसी काम का होना या किया जाना, दोस्तों ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन है कि जिस शब्द से किसी काम का होना या किया जाना तो प्रकट हो, होना या किया जाना प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हिंदी में कहा जाता है क्रिया। यह है दोस्तों की क्रिया की डेफिनेशन। ठीक है, अब आपको आगे होगा समझ में कि क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है। जिस शब्द से किसी काम का होना या किया जाना प्रकट हो उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। ठीक है, अब दोस्तों अपन ये देखेंगे ये जो क्रिया है इसके भेद कितने होते हैं।
अब ध्यान देना है आपको कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, क्या जैसे एग्जाम में आपसे प्रश्न ऐसे ना पूछ दिया जाता है। प्रश्न पहला है कि जिस शब्द से किसी काम का होना या किया जाना मालूम होता हो या प्रकट होता हो, उसे कहते हैं। एग्जाम में सवाल ऐसे पूछ दिया जाता है। अपने पास में ऑप्शन होते हैं 4। अपने पास में ऑप्शन कितने होते हैं? ऑप्शन होते हैं 4 होते हैं दोस्तों। जैसे पहले में ऑप्शन में आ गया संज्ञा, दूसरे ऑप्शन में आ गया सर्वनाम, और तीसरे ऑप्शन में आ गया क्रिया, और फोर्थ वाले ऑप्शन में आ गया उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों आगे ऐसे को कॉलम होता है और उसमें हमें आंसर को लिखना पड़ता है। अब दोस्तों ध्यान देना, क्या अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कि किसी शब्द से किसी काम का होना या किया जाना मालूम होता हो, यानी कि प्रकट होता हो, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका नाम है क्रिया। ऑप्शन कौन सा से होने वाला है? ऑप्शन जो हमारा ग है ना, ऑप्शन जो है ना तीसरा है ना, ये तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ध्यान रखो दोस्तों, मैंने क्या डेफिनेशन दिखाई थी? मैंने ऑप्शन दिखवाया था आपको, पहले में संज्ञा, दूसरे में क्या लिखा हुआ था? सर्वनाम, और नंबर 3 में क्या दिखाया था? क्रिया, और नंबर 4 में क्या लिखा दिया? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ना तो प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए दोस्तों। अपन क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं और क्वेश्चन कभी भी पूरा नहीं पढ़ते हैं और अपना आंसर देते हैं जल्दबाजी से। तो अपन जो जल्दबाजी से आंसर देते हैं ना, उसमें हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस शब्द से किसी काम का होना या किया जाना मालूम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ग जो है वो हमारा सही हो गया। अब दोस्तों ध्यान देना, अब आपको मैं बताऊंगा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम आधार जो लेंगे ना कि क्रिया के भेद के लिए, वो देखना कि आधार कौन सा है। सबसे पहले आधार में लेता हूँ 1 नंबर वाला, और ये आधार क्या है? देखो दोस्तों ध्यान रखना कि मैं वो बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि क्रम के आधार पर, क्रिया के भेद, ये है इसका आधार पहला, कि क्रम के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछ लिया गया है कि क्रम के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। ऑप्शन में आ जाता है 2 या 3 या 4 या 5। तो हमें सोच करके लिखना पड़ता है कि क्रम के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना कि क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो वो 2 भेद कौन से होते हैं अभी आपके सामने आएंगे। भेद पहला जो है ना, वो है अपना सकर्मक क्रिया।
और दूसरा जो है वो है अकर्मक क्रिया। ये हैं इसके दोनों भेद। ये जो भेद है ना, तो ये क्रम के आधार पर है दोस्तों। ये नाम ध्यान रखना कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जहां स उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है, ए उपसर्ग मतलब जुड़ता है, वहां ए का मतलब होता है नहीं, और स उपसर्ग जहां जुड़ता है वहां से का मतलब होता है सहित या साथ में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सकर्मक का क्या अर्थ है कि इसमें कर्म जो है ना ये साथ में है, और ये जो अकर्मक है ना इसमें कर्म साथ में नहीं है। ये है इन शब्दों का अर्थ है दोस्तों। इस सकर्मक का क्या अर्थ है कि ऐसी क्रिया जिसमें क्रम साथ होता हो, और अकर्मक का क्या मतलब है? अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्रम का अभाव होता है, यानी जिसमें क्रम नहीं होता है। तो दोस्तों ये सवाल एग्जाम में अगर आएगा तो देखो किस हिसाब से पूछ लिया जाएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ध्यान देना, अगर ये सवाल एग्जाम में पूछते हैं तो किस प्रकार से पूछ लिया जाता है। अपन आराम से एकदम आराम से पढ़ेंगे, और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आपको सारी की सारी बताई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इतना ही काम है कि ध्यान देना बस। देखो आज का है अपना दूसरा प्रश्न है, वो है देखो ये है, एग्जाम में से पूछा जाता है कि क्रम के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। ऑप्शन ए देखो दोस्तों, ऑप्शन ब, ऑप्शन स, ऑप्शन द। यहां आ जाता है ऐसे लिखा हुआ कि 3, 4, 5 और 2, और ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अगर हमारा ये पढ़ा हुआ होता है, अगर हमें ये याद किया हुआ होता है, तो हम आराम से इसका आंसर दे सकते हैं कि क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन जो अपना द है ना वह राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको आ गया होगा समझ में कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अब दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ में कुछ आपको जो अकर्मक जो आप चीजों की क्रिया है ना, इसके मैं आपको शब्द दिखाने वाला हूँ। अकर्मक क्रिया के शब्द, अकर्मक क्रिया से संबंधित शब्द। यहां आज आपको मैं ऐसे शब्द दिखाऊंगा, वो शब्द है ना अकर्मक क्रिया ही होते हैं। अगर वो एग्जाम में आ जाए तो आप ना सीधा उसका आंसर लिख सकते हो कि ये तो क्या है? अकर्मक क्रिया। जैसे आ गया पहला, एक आता है चलना, गिरना, सोना, हंसना, रोना, नहाना। एक तो आराम से देख लो कौन कौन से है कि है। तो गया चलना, गिरना, सोना, हंसना, रोना, नहाना, और इसके अलावा एक है उठना। ये क्या है? उठना है। तो यहां आपको मैंने कितने शब्द लिखा दिए, ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6 7 शब्द लिखे दिए। ये 7 शब्द ऐसे हैं वो अकर्मक क्रिया से संबंधित होते हैं। अगर इनसे संबंधित कोई सवाल आ जाए तो आप उसमें अकर्मक क्रिया लिख सकते हो। वो कैसे? ध्यान देना।
जैसे मैं लिख रहा हूं कि पक्षी, हाँ इसमें एक और है, उड़ना भी है। क्या है? उड़ना। तो यहाँ हमारे शब्दों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ कौन सी आगे क्रिया? उड़ना। ये उड़ना जो आपके क्रिया है वो क्या है? आकर्मक। ठीक है। दूसरा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां आगे क्रिया गिरना, तो यह भी क्या है? आकर्मक क्रिया है। अब देखो आकर्मक और सकर्मक की पहचान क्या होती है वो आपको मैं बताता हूं। इतना तो आपको आगे ऑप्शन में इन शब्दों का ध्यान रखना कि चलना, गिरना, सोना, हंसना, रोना, नहाना, उठना, उड़ना, ये जो 8 ऐसे शब्द है ना, वो अधिकतर क्या होते हैं? आकर्मक क्रिया से संबंधित होते हैं। ठीक है। अब आपको यह ध्यान देना है, कि आकर्मक की क्रिया के जो 8 शब्द है, तो कौन व्यवहार है? आकर्मक क्रिया के 8 जो शब्द है ना, उन शब्दों को ध्यान में रखना बस। ठीक है। अब आपको मैं आकर्मक और सकर्मक क्रिया की बताऊंगा, पहचान कैसे करते हैं कि ये आकर्मक है और ये सकर्मक है। दोस्तों ध्यान देना, एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिया जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से आकर्मक की क्रिया है। निम्न में से आकर्मक क्रिया है और हमारे सामने ऑप्शन होते हैं 4। हमारे सामने ऑप्शन कितने होते हैं? हमारे सामने ऑप्शन होते हैं 4। जैसे पहले में आ गया पढ़ना, दूसरे में आ गया लिखना, ऑप्शन आ गया अपना तीसरा हंसना, और 4th नंबर में आ गया बैठना। अब दोस्तों ध्यान देना, मैंने वो जो 8 आपको शब्द दिखाए थे, उनमें से कौन सा यहाँ शब्द आ रहा है? वो शब्द यहाँ आ रहा है हंसना, है ना। इसलिए इनमें से आकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? स ऑप्शन वाली हंसना। ठीक है। जैसे राम हंसता है, तो यहाँ ये जो हंसना है ना, ये क्या हो गई? आकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। जैसे राम पाठ पढ़ता है, यहाँ आ गया पढ़ना, है ना, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब ये सकर्मक क्रिया है तो मतलब ये सकर्मक क्रिया क्यों है, इसका आपको आंसर बताया जाएगा, ये आपको समझाया जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे हैं मोहन पत्र लिख रहा है। मोहन पत्र लिख रहा है, इसमें लिखना है ना, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है ना। और फिर ऐसे अब आपको ये ध्यान देना है कि ये सकर्मक क्यों है। जैसे हम कोई वाक्य देखते हैं ना, उस वाक्य को देखते ही आप ऐसा किया हो कि ये मैंने लिख दिया कि क्या लिखा है, क्या, यानी इसमें क्या होता है? व्हाट। इसका क्या होता है? क्या। ये जो है ना, मैंने कहा ना, क्या लगा करके प्रश्न बनाओ, क्या लगा करके, क्या लगा करके प्रश्न बनाओ। अगर उसका आंसर आ रहा है कोई न कोई, तो वो सकर्मक है। अगर उसका आंसर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आकर्मक है। जैसे मैं इसका क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान रखना। यहाँ वाक्य है 3 हमारे पास में। राम हंसता है। राम क्या हंसता है?
अब इसका आंसर आ रहा है क्या? इसका आंसर कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो हंस रहा है ना, ये आक्रमक क्रिया हो गई। अब मैं इस मतलब दूसरे वाक्य का मतलब में क्वेश्चन बना रहा हूँ। राम क्या पढ़ता है? तो इसका आंसर आता है पाठ पढ़ता है ना। इसका देखो आंसर आ गया ना कि राम क्या पढ़ता है, इसका आंसर आ गया पाठ पढ़ता है। इसका मतलब यानी इस वाले क्या का आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये जो भी पढ़ना है वो सकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ आ गया कि मोहन पत्र लिख रहा है, मैंने इसका क्वेश्चन बनाया कि मोहन क्या लिख रहा है ना, मोहन क्या लिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया? पत्र लिख रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है ना। इसका मतलब लिखना भी क्या होगी? सकर्मक क्रिया। तो आपको ये मैंने पहचान बता दिया कि क्या लगा करके प्रश्न बना लो, अगर उसका आंसर आ रहा है तो वह सकर्मक है, वरना अकर्मक मान लीजिए। ठीक है, फिर इसके आगे दोस्तों ध्यान दें। अब देखना, इसका आधार हमने लिया था क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, तो हमें आंसर मिला था 2 भेद है। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, एक तो कौन सा? सकर्मक क्रिया, और दूसरा कौन सा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक की मैंने आपको पहचान भी बता दी, और जो अकर्मक की क्रिया के जो मुख्य जो शब्द थे वो भी आपको मैंने बता दिए। अब दोस्तों ध्यान देना, मैं दूसरा आधार ले रहा हूँ, तो दूसरा आधार कौन सा है? दूसरा आधार है किस? संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? अब दोस्तों ध्यान देना कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना कि संरचना के आधार पर जो है ना, यहाँ क्रिया के भेद 5 होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर पूरा एकदम ढंग से ना याद कर लेना। क्या कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब वो 5 भेद कौन कौन से हैं, अब आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, पहला भेद है इसका, पहला भेद है संयुक्त क्रिया। पहला भेद कौन सा हो गया? संयुक्त क्रिया। दूसरा भेद देखो ध्यान से, पूर्वकालिक क्रिया। 2 भेदों के नाम आ गए हैं, पहला नाम संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम पूर्वकालिक क्रिया, और तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा होती है ना, मोटिवेशन है ना, प्रेरणार्थक क्रिया। ये भेद कितने हो गए? 3। अभी 2 भेदों के नाम और निकालो। अब देखो, एक है नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया। और 5वां भेद है कौन सा है? देखो, हाँ, कृदंत क्रिया। 5वां भेद कौन सा है? कृदंत क्रिया। अब दोस्तों ध्यान देना, ये जो मैंने 5 भेद दिखाए ना, ये आधार किसके ऊपर है? यह संरचना के आधार पर। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? 5। ठीक है, और वो 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथा नाम धातु क्रिया, और 5वां कृदंत क्रिया। अब दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि एक आधार इसका और होता है कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद, ये नाम भी साथ में दिया जाता है कभी भी। क्या कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वहां आंसर 5 नहीं होगा। अगर यह प्रयोग नाम साथ में आ जाए तो मतलब कि क्रिया के भेद कितने हो जाएंगे? वहां पर क्रिया के भेद 8 हो जाएंगे दोस्तों, ये ध्यान देना। जब नाम, इस नाम का ध्यान देना है, इस शब्द का ध्यान देना है कि प्रयोग नाम आ जाए और साथ में आ जाए संरचना भी। कैसे? कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तब वहां आपको आंसर क्या देना है? 8। तो ये तो 5 तो ये है। अब इसके अलावा 3 और भेद इसके देखना ध्यान से। नंबर 6 सामान्य क्रिया।
नंबर 6 कौन सी होगी? सामान्य क्रिया। नंबर 7 सजातीय क्रिया। नंबर 7 सजातीय क्रिया। और नंबर 8 सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ये जो मैंने लिखा है ना अभी और लिखा ना ये 3, ये वही यूज में लेना है जहां नाम आता है प्रयोग का, ये ध्यान देना। अगर ओनली फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तो तुमसे 5 ही होगा। अगर पूछ दिया जाए कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तो वहां 5 आंसर नहीं देना है दोस्तों, वहां आपको आंसर 8 ही देना पड़ेगा और वही हमारा आंसर राइट होगा। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से इन 8 भेदों के नाम एक बार और ध्यान से देख लो कि मैंने बोला कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तो आपको 8 बोलना है। अगर ऐसा आता है कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं तो आपको वहां 5 बोलना है। लेकिन अभी मैं 8 भेदों के नाम आपको एक बार और बोलना है। कैसे कि मान लो हो गया, पहला कौन सा हो गया कि संयुक्त क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा करणार्थक क्रिया और चौथा नामधातु क्रिया, पांचवा प्रदंत क्रिया और नंबर 6 सामान्य क्रिया, सातवां सजातीय क्रिया और आठवां कौन सा हो गया सहायक क्रिया। ये 8 भेद है, 8 भेद है। इसके आधार पर है तो ये अपना है प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन 8 भेदों का विस्तार से अध्ययन करना है। इन 8 भेदों का विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, अगर इन 8 भेदों के विस्तार से हम अध्ययन करेंगे तो क्रिया से संबंधित हमारा एक भी सवाल रॉन्ग नहीं होगा। अब दोस्तों अपन एक एक आराम से इसके भेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनके एक एक भेद को लेकर के और इसके सामान्य और इसकी विशेष जो भी है चर्चा करते हैं और ध्यान से आपको पढ़ना है ताकि आपका क्रिया से संबंधित एक भी सवाल है ना रॉन्ग नहीं हो जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। देखो आज का हमारा 4th नंबर जो क्वेश्चन है, पहले इस पे ध्यान दो। क्या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं? अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए और वहां आपको ऑप्शन तो 4 मिलेंगे है ना, ऑप्शन तो आपको 4 मिलेंगे ना। तो देखना ध्यान से है, यहाँ पे 2 भी लिखा होगा क्योंकि मतलब जो क्रम के आधार पर ना कि क्रिया के 2 होते हैं, इसलिए ये 2 भी वहाँ पे होगा मौजूद होगा और 5 भी होगा, 8 भी होगा और यहाँ हो सकता है उपरोक्त सभी, ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन, वैसे भी घुमा के दे सकता है। ध्यान देना, आपको यही नाम जान रखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद है। अब देखो आपको ऐसे समझना है कि स 1 हो गया, ये इसका अनुस्वार 2 हो गया, र हो गया 3, च हो गया 4, ना हो गया 5। तो आपको इस नाम को देख करके और ये 5 वाला ऑप्शन है ना, इस पे राइट का मार्क कर देना और ऑप्शन में लिख देना बैक। यानी कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हो गए? 5 भेद हो गए। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर एग्जाम में ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद और ऑप्शन आ जाए आपके सेम ही आ जाए, मान लो यही आ जाए, तब आपको आंसर क्या होगा देना, वहां आपको आंसर देना पड़ेगा 8, क्योंकि प्रयोग नाम है ना इसके साथ में आ रहा है किसके की संरचना के। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8।